रामपुर गांव अरावली की पहाड़ियों की तलहटी में बसा एक ऐसा गांव था जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। दिन में तो यहां खेतों में हल चलते, बैलों की घंटियां बजती और किसानों की लोकगीत गूंजते, लेकिन रात होते ही ये गांव किसी वीराने में बदल जाता। लोग कहते थे कि रामपुर की हवा में कुछ अजीब बात थी, खासकर अमावस्या की रातों में। गांव के पश्चिमी छोर पर जहां आबादी खत्म हो जाती थी और घने जंगल की सीमा शुरू होती थी, वहां बूढ़े रामदीन का खेत था। रामदीन अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसका खेत जो अब बंजर पड़ा रहता था, गांव वालों के लिए एक डर का कारण बना हुआ था। उस खेत के ठीक बीचों बीच खड़ा था एक बिजूका, स्केयरक्रो। वो कोई साधारण बिजूका नहीं था, उसे रामदीन ने अपनी मौत से ठीक पहले बनाया था। बांस की लकड़ियों का ढांचा, उस पर पहनाया गया एक पुराना फटा हुआ कोट, जिसके रेशे हवा में किसी मरे हुए जानवर के बालों की तरह लहराते थे। सिर की जगह एक काला पड़ा मटका था, जिस पर कोयले और लाल रंग से दो बड़ी बड़ी डरावनी आंखें और एक विकृत मुस्कान बनाई गई थी। उसके सिर पर एक फटी हुई पगड़ी थी, जो हवा चलने पर ऐसे हिलती थी मानो वो बिजूका किसी को अपनी ओर बुला रहा हो। गांव के बच्चे दिन के उजाले में भी उस खेत के पास जाने से कतराते थे। उनका कहना था कि बिजूका की मटके वाली आंखें उनका पीछा करती हैं। बड़े बुजुर्ग इसे बच्चों का वहम बताते, लेकिन वे खुद भी रात के समय उस रास्ते से गुजरने से बचते थे। रामपुर में एक पुरानी कहावत थी, फसल की रक्षा तो इंसान करते हैं, बिजूका तो सिर्फ परिंदों को डराता है। लेकिन जिस दिन बिजूका इंसान को डराने लगे, समझ लो खेत में फसल नहीं, मौत उगी है। और वो समय आ चुका था जब ये कहावत सच होने वाली थी। कार्तिक का महीना था, खेतों में सरसों की फसल लहलहा रही थी, लेकिन रामदीन का खेत हमेशा की तरह वीरान था, सिवाय उस बिजूका के। गांव में एक आदमी था, नाम था मंगरू। मंगरू को शराब की बुरी लत थी। हर शाम वो गांव की सीमा पर बनी भट्टी पर जाता और देर रात लड़खड़ाता हुआ घर लौटता। एक ऐसी ही धुंध भरी रात थी, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। मंगरू हमेशा की तरह नशे में धुत था। उसने सोचा कि आज मुख्य रास्ते के बजाय रामदीन के खेत के बगल से निकलने वाली पगडंडी से शॉर्टकट ले ले, ताकि जल्दी घर पहुंच सके और पत्नी की डांट से बच जाए। जैसे ही वो उस खेत के पास पहुंचा, हवा का एक सर्द झोंका आया। नशे में होने के बावजूद मंगरू को सिहरन महसूस हुई। उसने खेत के बीच में खड़े उस बिजूका की ओर देखा। अंधेरे में वो ढांचा किसी दैत्य जैसा लग रहा था। मंगरू को लगा कि बिजूका का सिर उसकी तरफ घूमा है। कौन है रे वहाँ? मंगरू ने अपनी लड़खड़ाती जुबान में चिल्लाया। मैं मंगरू हूँ, किसी से नहीं डरता। उसने अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन तभी उसे अपने पीछे सूखी घास पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। सरसराहट, सरसराहट। मंगरू रुका और पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हवा से हिलती फसलें थीं। धत तेरी, ये शराब भी ना दिमाग खराब कर देती है, वो बड़बड़ाया और आगे बढ़ा। लेकिन इस बार आवाज और करीब से आई। ये किसी इंसान के कदमों की आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई सूखी लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर घिसट रहा हो। खड़खड़, खड़खड़। मंगरू का नशा काफूर हो गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने डरते डरते फिर से खेत की तरफ देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। खेत के बीच में खड़ा वो बिजूका, वो अपनी जगह पर नहीं था। बांस का वो खंभा जिस पर वो बंधा रहता था, खाली पड़ा था। मंगरू की सांस अटक गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। तभी उसके ठीक पीछे से एक आवाज आई। ये आवाज किसी जानवर की नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे सूखी लकड़ियां आपस में टकरा रही हों। एक कर्कश बेजान हंसी। हे 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 हे। मंगरू ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने वही बिजूका खड़ा था। उसका मटके वाला सिर अब सीधा मंगरू की आंखों में देख रहा था। उसकी लाल रंग से पुती नकली आंखें अब अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके फटे हुए कोट से भूसा बाहर निकल रहा था और बांस के बने उसके हाथ अजीब कोणों पर मुड़े हुए थे। इससे पहले कि मंगरू चीख पाता, बिजूका ने अपना एक लकड़ी का हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियों की जगह नुकीली लकड़ियां थीं। उसने मंगरू का गला पकड़ लिया। मंगरू ने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन उस बेजान पुतले में अमानवीय ताकत थी। अगली सुबह गांव वालों को रामदीन के खेत के पास मंगरू की सिर्फ एक चप्पल और उसकी शराब की टूटी हुई बोतल मिली। मंगरू का कहीं कोई पता नहीं था। मंगरू के गायब होने के बाद गांव में दहशत फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता उसे जंगली जानवर उठा ले गया, तो कोई कहता वो शहर भाग गया। लेकिन कुछ बुजुर्गों की आंखों में एक अलग ही डर था। वे जानते थे कि ये कोई साधारण घटना नहीं है।
गांव का सरपंच ठाकुर बलदेव सिंह एक समझदार और निडर व्यक्ति था। उसने पुलिस को खबर की, लेकिन पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच एक और घटना घटी। गांव का एक चरवाहा बिरजू अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल के पास गया था। शाम को उसकी बकरियां तो वापस आ गई, लेकिन बिरजू नहीं आया। जब गांव वाले उसे ढूंढने निकले तो उन्हें रामदीन के खेत के पास बिरजू की लाठी मिली, जिस पर खून के कुछ सूखे धब्बे थे। और सबसे खौफनाक बात ये थी कि लाठी के पास जमीन पर जो पैरों के निशान थे वे इंसान के नहीं थे। वे अजीब से चौकोर निशान थे, जैसे किसी ने बांस के डंडे जमीन में गाड़े हों। अब गांव में खुलेआम बातें होने लगी। ये बिजूका का काम है, लोग फुसफुसाते। रामपुर में एक पुरानी औरत रहती थी जिसे सब काकी कहते थे। उसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा थी और उसकी कमर झुकी हुई थी। जब उसने बिरजू के गायब होने की खबर सुनी तो उसने गांव वालों को इकट्ठा किया। काकी ने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुम सबको पहले ही आगाह किया था, वो खेत शापित है। रामदीन, वो आदमी काला जादू करता था। अपनी मौत से पहले उसने अपनी सारी शैतानी ताकत उस बिजूका में डाल दी थी। उसने कहा था कि उसकी मौत के बाद वो बिजूका ही उसकी जमीन की रखवाली करेगा, लेकिन वो रखवाली फसलों की नहीं, बल्कि उस जमीन पर कदम रखने वालों के खून की प्यास बुझाएगा। गांव के नौजवानों ने पहले तो काकी की बातों पर विश्वास नहीं किया। उनमें से एक था विक्रम, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था। वे इन अंधविश्वासों को नहीं मानता था। विक्रम ने कहा, काकी ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, कोई पागल जानवर या डाकू इन घटनाओं के पीछे है। मैं खुद जाकर पता लगाऊंगा। लेकिन गांव वालों का डर अब चरम पर था। शाम होते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते। कोई भी अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देता। रामपुर गांव जो कभी खुशहाल था, अब एक भूतिया कस्बे जैसा लगने लगा था। दोस्तों, कहानी के इस मोड़ पर जहां रामपुर गांव खौफ के साये में जी रहा है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। क्या विक्रम उस खूनी बिजूका का सच सामने ला पाएगा, या वो भी उसका अगला शिकार बनेगा? ये जानने के लिए कहानी के साथ बने रहें। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी, डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियाँ सुनना पसंद है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये आपका अपना चैनल है, जयपुर कहानी टीवी। हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ लेकर आते हैं। तो देर किस बात की, अभी नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हमारे परिवार का हिस्सा बने। और हाँ, बेल आइकन यानी घंटी को दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और कहानियां बनाने का हौसला देता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें जयपुर कहानी टीवी को। चलिए अब लौटते हैं रामपुर के उस खौफनाक खेत की ओर। विक्रम भले ही इन बातों को अंधविश्वास मानता था, लेकिन लगातार 2 लोगों के गायब होने ने उसे भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसने तय किया कि वो खुद उस खेत की निगरानी करेगा। अगली रात वो अपनी राइफल और एक शक्तिशाली टॉर्च लेकर रामदीन के खेत के पास एक ऊंचे पेड़ पर जा बैठा। रात गहराती गई। चारों ओर झींगरों की आवाजें और कभी कभार कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। करीब आधी रात का समय था। विक्रम की आंखें नींद से बोझिल हो रही थीं कि तभी उसने खेत के बीच में हलचल देखी। चांदनी रात में बिजूका अपनी जगह पर स्थिर खड़ा था। शायद मेरा वहम है, विक्रम ने सोचा और अपनी आंखें मलने लगा। जब उसने दोबारा देखा तो उसकी सांसें थम गई। बिजूका का एक हाथ जो पहले नीचे लटका हुआ था, अब ऊपर उठा हुआ था, जैसे वो किसी को इशारा कर रहा हो। विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी सीधे बिजूका पर डाली। रोशनी पड़ते ही वो बेजान ढांचा अचानक हरकत में आ गया। उसने अपना मटके वाला सिर झटके से विक्रम की दिशा में घुमाया। टॉर्च की रोशनी में उसकी लाल आंखें भयानक लग रही थीं। विक्रम ने बिना देर किए अपनी राइफल उठाई और फायर कर दिया। धाएं। गोली सीधे बिजूका के सीने में लगी, जहां से भूसा और धूल का एक गुबार उठा। लेकिन बिजूका गिरा नहीं। इसके विपरीत उसने एक भयानक कर्कश चीख मारी, जो इंसान और जानवर दोनों की आवाजों का एक विकृत मिश्रण थी। वो खूंखार पुतला अपनी जगह से उखड़ा और अजीब झटकेदार चाल से पेड़ की तरफ दौड़ा, जिस पर विक्रम बैठा था। उसके चलने से खड़खड़ की आवाजें आ रही थीं। वो बहुत तेज था। विक्रम ने दूसरी गोली चलाई। इस बार गोली मटके के सिर पर लगी। मटका टूटकर बिखर गया, लेकिन उसके नीचे कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ अंधेरा और लकड़ियों का एक गठा हुआ जाल था। बिजूका पेड़ के नीचे पहुंच गया था और अब वो अपने नुकीले लकड़ी के पंजों से पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। विक्रम जानता था कि उसकी राइफल इस शैतान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसे भागना होगा। विक्रम पेड़ की दूसरी तरफ से कूदा और गांव की तरफ बेतहाशा दौड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वो सुन सकता था कि वो खूनी बिजूका उसके पीछे आ रहा है। उसकी खड़खड़ाहट और अजीब सी सांसों की आवाज करीब आ रही थी। विक्रम किसी तरह गांव के पहले घर तक पहुंचा और दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा। बचाओ, दरवाजा खोलो।
शोर सुनकर गांव वाले मशाले लेकर बाहर आए। रोशनी और भीड़ को देखकर शायद वो बिजूका पीछे हट गया, क्योंकि जब लोगों ने खेत की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। विक्रम की हालत खराब थी। उसने जो देखा था उस पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन अब पूरा गांव जान चुका था कि काकी की बातें सच थी। वो बिजूका जिंदा था और उसे खून की प्यास थी। सरपंच बलदेव सिंह ने आपातकालीन बैठक बुलाई। अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम ये गांव छोड़कर चले जाएं या फिर उस शैतान का हमेशा के लिए खात्मा कर दें। गांव वालों ने लड़ने का फैसला किया। वे अपनी जमीन और अपने घरों को ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। काकी ने बताया कि उस बिजूका को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे आग के हवाले करना। वो सूखी लकड़ी और भूसे का बना है। आग ही उसे पवित्र कर सकती है और उस काले जादू को तोड़ सकती है। योजना बनाई गई। अगली रात गांव के सभी मर्द मशाले, कुल्हाड़ियां और मिट्टी का तेल लेकर इकट्ठा हुए। विक्रम सबसे आगे था। उसके हाथ में एक बड़ी मशाल थी। वे सब एक साथ रामदीन के खेत की ओर बढ़े।